हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं लेके आलमा एडवेंचर मूवी एक्सप्लेन स्टोरी पूरा मेरे साथ देखिए, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा स्टोरी है। कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ एक शेरनी अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। तभी एक शिकारी जंगल में आता है और ये शेरनी को गोली मारकर उसके बच्चे को यहाँ से अपने साथ लेकर चला जाता है, क्योंकि ये आदमी एक सर्कस चलाता था और ये शेर के बच्चे को अपने सर्कस में दिखाना चाहता था, जिससे बहुत सारे पैसे कमा सके। इधर हम अल्मा नाम की एक लड़की को देखते हैं। अल्मा को हारमोनियम बजाना बहुत पसंद है और ये हारमोनियम प्लेइंग कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए कई सालों से न्यूयॉर्क में रह रही थी। तभी अल्मा को पता चलता है कि उसके दादाजी की मौत हो गई है, तो अल्मा तुरंत यहाँ से निकल जाती है। जब अल्मा अपने दादा के प्राइवेट आइलैंड में पहुंचती है तो यहाँ इसे अपने दादा के फ्रेंड जोई मिलते हैं। जोई अल्मा को उसके दादा के घर लेकर जाते हैं। यहाँ पर अल्मा अपने दादा की फोटो देखकर उन्हें बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि इसके पेरेंट्स की मौत के बाद इसे इसके दादाजी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। जोई अल्मा से कहते हैं कि आगे से ये आइलैंड तुम्हें ही संभालना है और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। इतना कहकर जोई यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसी रात तेज बारिश होने लगती है और अल्मा घर के अंदर बैठकर अपने दादाजी का वीडियो देख रही थी। वीडियो में वो एक वोल्फ को दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद यही मेरी दोस्त बन गई है, जिसके साथ मैं मस्ती किया करता हूँ। अल्मा ये देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि शिकारी बेबी टाइगर को लेकर जिस प्लेन में जा रहा था वो मौसम खराब होने की वजह से अल्मा के आइलैंड में ही गिर जाता है। अल्मा को इसके धमाके की आवाज सुनाई देती है, लेकिन तेज बारिश के कारण अल्मा इसके पास नहीं जा पाती। अगली सुबह हम देखते हैं कि चार्ल्स और एली ने जंगल में कुछ जालियां बिछा रखी थी, जिसमें से एक में एक वोल्फ फंस जाती है। ये दोनों साइंटिस्ट थे जो व्हाइट वोल्फ को पकड़ने आए थे, ताकि इन्हें अपने साथ ले जाकर इनकी विलुप्त हो रही प्रजाति का कारण पता कर सके। इधर अल्मा भी सुबह होते ही घर से निकल जाती है और रात में हुए धमाके की तरफ जाने लगती है। वोल्फ इस जाल को काटकर यहाँ से भाग जाती है। जब चार्ल्स और एली को इसका पता चलता है वो वोल्फ का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि अभी तक वोल्फ में थोड़ा जाल फंसा हुआ था। जब वोल्फ भाग रही थी तो इसके पीछे लगा जाल का टुकड़ा एक लकड़ी में फंस जाता है और काफी कोशिश करने के बाद भी इससे निकल नहीं पाती। इतने में अल्मा इसके पास पहुंच जाती है और अल्मा इसे देखकर समझ जाती है कि ये वही वोल्फ है जो दादाजी ने वीडियो में दिखाई थी। वोल्फ को इस हालत में देखकर अल्मा तुरंत इसकी जाल को काट देती है। जाल के कटते ही वोल्फ यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अल्मा क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंच जाती है और इसे देखने लगती है। तभी बेबी टाइगर पिंजरे से निकलने की कोशिश में नीचे गिर जाता है और गिरते हुए अल्मा की गोद में जा गिरता है। अल्मा इस छोटे से बेबी टाइगर को अकेला देखकर अपने साथ घर के अंदर ले आती है। तभी वोल्फ भी उन साइंटिस्ट के डर से अपने बच्चे को लेकर अल्मा के घर के अंदर आ जाती है और यहीं छुप जाती है। अल्मा इस वोल्फ को देखती है तो उसे लगता है कि वोल्फ काफी डरी हुई है। तभी थोड़ी देर के बाद जोई भी यहाँ आ जाते हैं, जो अल्मा को वॉकी टॉकी देने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आते हैं। अल्मा जोई को घर के अंदर ले जाती है और इन्हें वोल्फ और बेबी टाइगर दिखाती है। इन्हें देखकर जोई डर जाते हैं और अल्मा से कहते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक जानवर है और इन्हें फॉरेस्ट रेंजर के हवाले कर देना चाहिए। इतना कहकर जोई यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ फॉरेस्ट रेंजर भी पहुंच जाते हैं और ये अल्मा से कहते हैं कि कल रात तुम्हारे आइलैंड में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका पायलट घायल है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके साथ एक बेबी टाइगर भी था जिसे वो अपने सर्कस में लेकर जा रहे थे। अगर तुम्हें वो बेबी टाइगर कहीं दिखे तो हमें जरूर बताना। अल्मा इन्हें बेबी लोयन के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि अल्मा जानती थी कि सर्कस में जानवरों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट रेंजर यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद अल्मा जब घर के अंदर आती है तो ये देखती है कि वोल्फ अपने बच्चे के साथ बेबी लोयन को भी दूध पिला रही है। ये देखकर अल्मा बहुत खुश होती है। अगले दिन ये जोई के पास जाती है और इनसे कहती है कि मैं अपने एग्जाम तक यहीं रुकना चाहती हूँ। ये सुनकर जोई भी बहुत खुश होते हैं और जब ये अल्मा से उन जानवरों के बारे में पूछते हैं तो अल्मा इनसे झूठ बोल देती है और कहती है कि मैंने उन्हें फॉरेस्ट रेंजर को सौंप दिया। इसके बाद अल्मा घर आ जाती है और दोनों बेबी एनिमल्स को अपने बच्चों की तरह पालने लगती है। दोनों बच्चे भी अल्मा के साथ बहुत खुश थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और फिर वो दिन आ जाता है जब अल्मा को हारमोनियम प्लेइंग कंपटीशन में जाना था। अल्मा वोल्फ को समझाती है कि तुम इस खिड़की से आते रहना। इस तरह अल्मा घर की खिड़की खोलकर गेट को बंद करके न्यूयॉर्क चली जाती है। यहाँ और भी स्टूडेंट एग्जाम के लिए आए हुए थे। सभी स्टूडेंट बहुत डरे हुए थे, क्योंकि इनमें से सिर्फ 3 ही स्टूडेंट कंपटीशन में सिलेक्ट होने वाले थे। अल्मा यहाँ बहुत अच्छा हारमोनियम बजाती है और इसे हारमोनियम प्लेइंग कंपटीशन में सिलेक्ट कर लिया जाता है। इधर हम देखते हैं कि वोल्फ दोनों बच्चों को दूध पिलाकर घर से बाहर जंगल में चली जाती है। जब चार्ल्स और एली इसे देखते हैं तो ये वोल्फ को गोली से बेहोश कर देते हैं और इसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब अल्मा वापस घर लौटती है तो देखती है कि दोनों बच्चों ने घर का सारा सामान बिखेर रखा है। अल्मा को लगता है कि शायद बच्चे भूख से परेशान है, तो ये वोल्फ को आवाज लगाती है और इसे ढूंढने लगती है, लेकिन वोल्फ का कहीं भी पता नहीं चलता। इसके बाद अल्मा दोनों बच्चों को खाना खिलाती है और रात में दोनों बच्चों को सुलाकर खुद अपने रूम में चली जाती है। लेकिन दोनों बच्चे वोल्फ के चले जाने पर बहुत दुखी थे, जिसके कारण इन्हें अकेले नींद भी नहीं आती और फिर ये अल्मा के रूम में जाकर उसी के साथ सो जाते हैं। अगली सुबह अल्मा जब दोनों बच्चों को खाना खिला रही थी तभी जोई यहाँ आ जाते हैं और ये देखते हैं कि दोनों खतरनाक जानवरों के बच्चे अभी भी अल्मा के साथ है। इसके बाद अल्मा जोई को समझाती है कि वो लोग बेबी लोयन को सर्कस में ले जाने वाले थे, जहाँ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता और अब तो वोल्फ भी यहाँ से गायब है, इसलिए अब मैं ही इनका ख्याल रखना चाहती हूँ। अल्मा की बात सुनकर जोई
ये इसकी बात मान लेते हैं। अब अल्मा दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है और इनके साथ खुशी से रहने लगती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और अब दोनों बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए थे। अल्मा बेबी वोल्फ को फिनी के नाम से बुलाती है और बेबी लोएल को माइकल के नाम से। फिनी और माइकल बड़े होने के बाद काफी खतरनाक दिखने लगे थे। इनसे जोई को डर था कि कहीं ये अल्मा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जोई अल्मा से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हर दिन की अपडेट चाहिए ताकि मुझे पता रहे कि तुम सुरक्षित हो। इसके बाद अल्मा जोई को रोजाना अपडेट करती है कि वो जानवरों के साथ सेफ है। एक दिन फिनी और माइकल दोनों मस्ती करते हुए यहाँ से दूर चले जाते हैं और अल्मा जब इन्हें ढूंढने लगती है तो वो देखती है कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ आइलैंड में फूल तोड़ने के लिए आई है। तभी उसे पता चलता है कि फिनी और माइकल भी इस बच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्मा सोचती है कि बच्ची इन्हें देखकर डर जाएगी तो ये फिनी और माइकल को रोकने के लिए दौड़ती है। तभी अल्मा को ठोकर लग जाने से ये गिर जाती है और इसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है। इसके कारण अल्मा यहीं बेहोश हो जाती है। अल्मा को इस हालत में देखकर फिनी और माइकल बहुत दुखी होते हैं और ये इसके पास में ही बैठकर इसका ख्याल रखते हैं। अगले दिन जब जोई को अल्मा की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिलती तो ये अल्मा को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाते हैं। जोई दूर से देखते हैं कि अल्मा जमीन पर गिरी हुई है और ये दोनों जानवर भी इसी के पास हैं। इन्हें देखकर जोई को लगता है कि इन दोनों ने ही अल्मा पर हमला किया है और ये फॉरेस्ट रेंजर को इनके बारे में बता देते हैं। फॉरेस्ट रेंजर फिनी को इन दोनों साइंटिस्ट के हवाले कर देते हैं और माइकल को अलान के पास भेज देते हैं। अलान अपने बेटे राफा के साथ माइकल को सर्कस में लेकर जाता है। अलान माइकल को ट्रेन करने के लिए उसे ड्रग्स देता है और एक पट्टे से मारता भी है। राफा अपने पापा की सर्कस से बहुत नाराज था और माइकल को परेशान देखकर ये इसे क्लासिक म्यूजिक सुनाने लगता है। इधर जब अल्मा को होश आता है तो वो फिनी और माइकल के बारे में पूछने लगती है। जो इसे बताते हैं कि मैंने फिनी और माइकल को फॉरेस्ट रेंजर के हवाले कर दिया है। ये सुनकर अल्मा बहुत दुखी हो जाती है और इससे दोनों की चिंता होने लगती है। तभी अल्मा फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाती है और इनसे दोनों जानवरों के बारे में पूछती है। तो ऑफिसर इसे कहती है कि तुमने दोनों जानवरों को अवैध तरीके से पाला है और हमने उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया। अल्मा ऑफिसर पर बहुत गुस्सा होती है और बाहर आकर एली से फोन पर बात करती है। एली इसे बताता है कि वोल्फ का बच्चा तुम्हारे साथ खुश नहीं था और वो यहाँ अपनी प्रजाति के साथ बहुत खुश है। तुम्हें उसे फ्री रहने देना चाहिए। लेकिन अब अल्मा को माइकल की चिंता थी और उसे लगता है कि माइकल सर्कस में बहुत दुखी होगा। इसके बाद अल्मा शहर में जाकर सभी सर्कस में माइकल को ढूंढने लगती है लेकिन वो अलान के सर्कस को ढूंढ नहीं पाती क्योंकि अलान का सर्कस हर दिन अलग जगह पर शिफ्ट होता रहता था। इधर अलान माइकल को टॉर्चर करके उसे शो में दिखाने लग गया था। इसकी वजह से अलान को पैसे भी बहुत मिलने लगे थे। एक दिन अलान का सर्कस एली की वॉल फैसिलिटी के पास से गुजरता है तो फिनी माइकल की स्मेल सूंघ लेता है और ये सामने लगी जाली के नीचे गड्ढा करके यहाँ से भाग जाता है। भागते हुए फिनी माइकल के पास पहुंच जाता है और एक लकड़ी की मदद से दोनों पिंजरा तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये इसे तोड़ नहीं पाते। फिर थोड़ी देर के बाद अलान माइकल को शो में दिखाने के लिए इसे पिंजरे से निकालने आता है और जैसे ही पिंजरे का ताला खोलता है तभी फिनी इस पर हमला कर देता है और माइकल और फिनी दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अलान इन्हें पकड़ने के लिए इनका पीछा करने लगता है। फिनी और माइकल फिर से मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को चूमने लगते हैं। फिर जब दोनों को भूख लगती है तो एक दुकान के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ की चीजों को खाने लगते हैं। तभी इन्हें यहाँ का गार्ड देख लेता है और इमरजेंसी अलार्म बजा देता है जिसकी वजह से फिनी और माइकल यहाँ से भागने लगते हैं। ऐसे खतरनाक जानवरों को शहर में देखकर यहाँ के लोग पुलिस को सूचित कर देते हैं और अब पुलिस भी इन्हें पकड़ने के लिए आ जाती है। जब फिनी और माइकल जंगल में चले जाते हैं तभी अलान इन्हें देख लेता है और जैसे ही ये माइकल को अपनी गोली से बेहोश करने लगता है तभी फिनी उछलकर इसके सामने आ जाता है जिससे माइकल तो बच जाता है लेकिन फिनी बेहोश हो जाता है। फिनी की ऐसी हालत देखकर अलान का बेटा इसे चुपके से एक दवाई खिलाकर चला जाता है जिससे फिनी को थोड़ी देर के बाद होश आ जाता है। इधर अल्मा एली के साथ मिलकर फिनी और माइकल को ढूंढ रही थी। तभी ये फिनी पर लगे जीपीएस को फॉलो करते हुए बार में बैठे अलान और राफा के पास पहुंच जाते हैं। तभी राफा इन्हें बताता है कि मैंने फिनी के गले से जीपीएस उतार लिया था ताकि उन्हें कोई पकड़ ना सके। इसके बाद अल्मा और एली बाहर आ जाते हैं। राफा भी अपने पापा से वॉशरूम के बहाने बाहर आता है और कहता है कि मैं उन दोनों को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और फिर तीनों फिनी और माइकल को ढूंढने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए अल्मा अपनी कार में क्लासिक म्यूजिक बजाती है। जब ये म्यूजिक माइकल सुनता है वो इसे पहचान जाता है और इस म्यूजिक को सुनते हुए ये सड़क के किनारे आ जाता है। माइकल को देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद अल्मा इन दोनों को पुलिस से बचाते हुए अपने दादाजी की खुफिया सुरंग शहर के बहुत नजदीक पहुंच जाती है। लेकिन अब इनके सामने नदी का पानी था और इस पानी को इन्हें तैरकर पार करना था लेकिन माइकल को तो पानी में तैरना ही नहीं आता था और अगर ये दूसरे रास्ते से जाते तो पुलिस इनको गोली मार देती। माइकल समझदार था और ये अपनी वजह से फिनी को भी खतरे में नहीं डालना चाहता था इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अल्मा माइकल के जाने पर बहुत दुखी होती है और ये फिनी को लेकर पानी के रास्ते से अपने घर तक पहुंच जाती है। तभी इन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। अल्मा को लगता है कि शायद पुलिस ने माइकल को मार दिया है। ये सोचकर अल्मा को बहुत दुख होता है और ये रोने लगती है लेकिन तभी अल्मा देखती है कि माइकल पुलिस को चकमा देकर सुरक्षित लौट आया है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अब फिर से माइकल और फिनी खुशी से इसी आइलैंड पर रहने लगते हैं। इसी के साथ ही इंटरेस्टिंग कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी में, तब तक के लिए गाइस आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।